हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिजिटल फूड। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा कर रखा है और आपने सरकारी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रखी है, तो आपके लिए एनपीसीआईएल रावत भाटा में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छी खासी वैकेंसी इन्होंने दी है, और जिसमें कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं है। डायरेक्ट आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, और केवल इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद ही, इंटरव्यू के बेस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो आइए एक एक करके हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पोस्टें हैं, कितनी पोस्ट है, और क्या सैलरी पैकेज है, क्या क्या इन्होंने एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ आपके लिए प्रोवाइड कराई हैं। इन सब के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम पद की विवरण की बात करें तो टोटल नियतकालीन पर्यवेक्षक ग्रेड L2 ग्रेड में, मतलब अभियांत्रिकी, मतलब इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी जो केवल डिप्लोमा किए हुए हैं इंजीनियरिंग में, उनके लिए टोटल पोस्ट आई हैं 40 वैकेंसी हैं। और अनुसूचित जाति की 6 वैकेंसी हैं, और अनुसूचित जनजाति की 3, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 10 वैकेंसीज हैं। और ये आ का वाह का मतलब होता है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, मतलब ईडब्ल्यूएस सेक्शन के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 4 वैकेंसीज़ इन्होंने रखी हैं, और अनारक्षित मतलब अनरिजर्व्ड वाली 17 वैकेंसीज़ हैं। टोटल मिला के जो वैकेंसीज आती हैं वो 40 हैं। और अगर हम डिसिप्लिन वाइज बात करें कि कौन कौन से मैकेनिकल में कितनी पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल में कितनी पोस्ट है, और इंस्ट्रूमेंटेशन में कितनी पोस्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला नंबर जो है मैकेनिकल में टोटल 10 पोस्ट हैं, और अनुसूचित जाति की 1, अनुसूचित जनजाति की 1, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 3 है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की 1 सीट है, और अनारक्षित वाली 4 पोस्टें हैं। सेकंड आता है आपका विद्युत अभियांत्रिकी। अगर आपने इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए टोटल पोस्ट है 15। 15 में से अनुसूचित जाति की 2 हैं, और अनुसूचित जनजाति की 1, अन्य पिछड़ा वर्ग की 4, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस की 1 सीटें हैं। और अनारक्षित जो सीटें हैं वो हैं टोटल 7। ठीक है। थर्ड है आपका आता है इंस्ट्रूमेंटेशन अभियांत्रिकी, मतलब अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग की डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए टोटल पोस्ट है 15। 15 में से आपका अनुसूचित जाति वाली 3 है, अनुसूचित जनजाति की 1 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 3 सीटें हैं। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं, और अनारक्षित मतलब अनरिजर्व्ड की जो पोस्ट है वो टोटल 6 हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कुल मिला के जो तीनों डिसिप्लिन को अगर मिला लिया जाए तो टोटल टोटल पोस्ट आती है 40। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि इन पोस्टों के लिए आपकी क्या पात्रता रहने वाली है, समेकित मानसिक मानदेय मतलब आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, और नियुक्ति की अवधि क्या रहने वाली है। तो देख लेते हैं। तो पद का नाम, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियतकालीन पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजरी ग्रेड, ग्रेड 2 का जो वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए जो समेकित मानसिक मानदेय है, हालांकि ये तीनों सुपरवाइजरी पोस्ट है तो तीनों के लिए जो मानसिक मानदेय मतलब आपकी जो सैलरी है वो 52,300 रुपये पर मंथ की रखी गई है। नियत अवधि पर नियुक्ति की अवधि, तो आपका इंटरव्यू के बेस पे जो आपको सेलेक्ट किया जाएगा वो 2 साल के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि 2 साल के लिए भले ही सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपको आगे भी आपकी जो टेन्योर है आपका एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि केवल 2 साल के लिए ही ये जॉब है। ठीक है। अगर आप 2 साल करते हैं और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपका एनपीसीआईएल में भी टेन्योर आपका बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक योग्यता और अनुभव विवरण। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन है, विद्युत और मैकेनिकल अभियांत्रिकी में 60% अंकों के साथ मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा एसएससी/एचएससी। एसएससी/एचएससी का मतलब है कि एक हाई स्कूल है, और एचएससी मतलब इंटर है, के उपरांत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा 3 वर्ष की अवधि का होना चाहिए। मतलब आपके पास जो डिप्लोमा होना चाहिए वो 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने, यहाँ पे इन्होंने नोट में कर रखा है कि अगर आपने हाई स्कूल के बाद आईटीआई किया है और आईटीआई के बाद डायरेक्ट 2 ईयर का डिप्लोमा आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने एचएससी, एचएससी मतलब 10+2, 10+2 करने के बाद में 2 वर्षीय डिप्लोमा एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित अगर आपने पास कर रखा है, 60% कम से कम आपका होना चाहिए, तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कम से कम एसएससी या एचएससी स्तरीय परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाई स्कूल हो या इंटर हो, उसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश तो होता ही होता है। और यहाँ पे आपको, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की प्राप्ति के पश्चात 1 वर्ष का आपका अपने डिसिप्लिन में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास 1 वर्ष का अनुभव है किसी भी कंपनी में है, बस आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आयु सीमा की। तो आयु सीमा के बेस पे आपको न्यूनतम वही 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम आयु सीमा जो रखी गई है वो 35 वर्ष रखी गई है। बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, बेंचमार्क निःशक्त जन के अभ्यर्थी भारत सरकार के पिछले नियमानुसार आयु में छूट के लिए पात्र होंगे। तो SC ST और OBC और बाकी जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट होते हैं उनको जो भी
इस एज लिमिट में छूट मिलती है भारत सरकार के द्वारा, वो सब उन्हें वहाँ पे भी मिलेगी। सेवा शर्तों की बात करें तो मैंने आपको बताया कि 52,300 रुपये जो आपका मंथली इनकम है, मंथली सैलरी है आपकी, उसके साथ-साथ आपको एक बैचलर रहने की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी एनपीसीएल द्वारा। और परिवहन सुविधा मतलब जहाँ पे आप हॉस्टल में रह रहे हैं, वहाँ से लेकर के ड्यूटी जाने तक के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुविधा एनपीसीआईएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ में आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। मेडिकल फैसिलिटीज़ वही मिलेंगी जो बाकी एम्प्लॉइज़ को भी मिलती हैं। और साथ ही साथ आपको छुट्टी और अवकाश सुविधाएँ लगातार आपको जैसे ईएलसीएल होती हैं, ये सारी सारी सुविधाएँ आपको प्रदान की जाएँगी। नेक्स्ट है आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन के लिए क्या करना है, आपको साक्षात्कार के लिए जाना है। आपको मैंने बताया रिटन एग्ज़ाम तो होना नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपना एक वैलिड फ़ोटो आईडी मतलब आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जो भी एक वैलिड फ़ोटो वाली आईडी होनी चाहिए। साथ में आपका शैक्षिक मूल प्रमाण पत्र, जो आपका हाई स्कूल है, इंटर कर रखा है आपने, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है, उसके सभी सेमेस्टर की जो है मार्कशीट और 1 वर्ष का जो आपका अनुभव है, उसकी भी सर्टिफ़िकेट साथ में आप ले जाएँगे और 2 फ़ोटोग्राफ ले जाएँगे, विज्ञापन में लिखित विवरण के अनुसार उपस्थित हों। और आपको वेन्यू मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, वॉक इन साक्षात्कार के लिए स्थान कहाँ पे होना है। तो ये आपका इंटरव्यू जो होना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाके न्यू कम्युनिटी सेंटर अणुप्रताप कॉलोनी गेट नंबर 4 के पास भाभा नगर में, राजस्थान का जो भाभा नगर पोस्ट है, वहाँ पे न्यू कम्युनिटी सेंटर में आपको पहुँचना है एनपीसीआईएल के, और वहाँ पे आपको अपना इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। और तो हम देख लेते हैं जितने भी मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स का जो वॉक इन साक्षात्कार की रजिस्ट्रेशन की तिथि इन्होंने और टाइम सेट किया है, वो है 21 फरवरी। यही 21 फरवरी को ही 8 बजे से 11 बजे के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद 21 से 24 फरवरी के बीच में ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ में आपका इंटरव्यू होना है। अगर आपका बच्चे वहाँ पे ज़्यादा होते हैं तो 24 तारीख के बाद भी आपका शिफ्ट किया जा सकता है। बाकी अगर नहीं है, कम बच्चे हैं, तो 21 से 24 के बीच में ही आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों होना है। और दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए जो रजिस्ट्रेशन की डेट इन्होंने डिसाइड की है, वो है 26 फरवरी। 26 फरवरी को 8 बजे से 11 बजे तक। ध्यान रखिएगा, 8 बजे से 11 बजे के बीच में ही रजिस्ट्रेशन होना है। और रजिस्ट्रेशन के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होना है, वो आपका 26 तारीख से 28 तारीख के बीच में होना है। अगला है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन की डेट रखी गई है, वो है 29 तारीख। 29 फरवरी को 8 बजे से 11 बजे के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा। और 11 बजे के बाद इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, 11 बजे के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब दस्तावेज़ सत्यापन और वॉक इन इंटरव्यू जो साक्षात्कार की तिथि है, वो 29 तारीख से 1 मार्च के बीच में है। ठीक है? इसके बाद हम बात कर लेते हैं, वॉक इन साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। जो आपका इंटरव्यू है वो 100 अंकों का होगा और चयन साक्षात्कार की मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। ठीक है? जो 100 अंक आपका इंटरव्यू का होगा, उसी में ही आपका सिलेक्शन तय होगा। अर्हता, अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो अनारक्षित जितने भी अनरिजर्व्ड वाले हैं, उनको 40% अंक लाने होंगे। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, बेनिज मतलब जो दिव्यांग वाले हैं, और ईडब्ल्यूएस मतलब आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको 30% अंक कम से कम लाने हैं। और 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में उनकी अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को योग्यता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। मतलब जो भी एजेड होते हैं, उनको ये मान के चला चला जाता है कि इनकी उम्र निकली जा रही है, तो उनको वरीयता दी जाती है और उनको सेलेक्ट किया जाता है अगर दोनों के समान अंक आते हैं तो। बाकी ये है कि आपको क्या कैसे-कैसे जो फॉर्म है, फॉर्म फिलअप करके कैसे लेके जाना है, कृपया साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी एनपीसीआईएल की वेबसाइट पर मानव संसाधन, कार्य अवसर, नीतियाँ पर उपलब्ध आवेदन पत्र को डाउनलोड करके संपूर्ण रूप से भरकर उसे समय एवं स्थान पर उपस्थित हों। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन-सा फॉर्म फिलअप करना है और फिलअप करके इंटरव्यू का जो वेन्यू है, वहाँ पे लेके जाना है और आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर फिक्स्ड टर्म अपॉइंटमेंट इन द पोस्ट ऑफ फिक्स्ड टर्म सुपरवाइजर्स लेवल 2। सुपरवाइजरी का जो ये पोस्ट है, उसका ही ये एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ से ये वाला फॉर्म आपको लेके जाना है। यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और यहाँ पे आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? और रिलीजन वगैरह सब भरना है। डिसिप्लिन भर देना है कि आप मैकेनिकल से हैं या इलेक्ट्रिकल से हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं। आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी भर देना है, सब कैटेगरी भर देना है, एक्स सर्विसमैन है या नहीं ये भर देना है, मैरिड अनमैरिड भर देना है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप किस स्टेट के हैं इंडिया के, वो भर देना है। फिर अपना अपना ये अपना करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भर देना है। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन
एसएससी ऑनवर्ड्स, मतलब हाई स्कूल के बाद जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, आपका 12th है या 12th के बाद डिप्लोमा है या फिर डायरेक्ट हाई स्कूल के बाद 3 ईयर डिप्लोमा है, ठीक है? वो आपको एक-एक करके क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे भर देनी है। नेक्स्ट है आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, जो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने माँगा है, वो किस जगह से, एम्प्लॉयर नेम मतलब आपने किस कंपनी से एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, उसको यहाँ पे लिखना है और उस कंपनी में किस पोस्ट पे थे और कौन-सी ड्यूटी कर रहे थे, आपको कौन-सा पोस्ट असाइन था, किस टाइप की ड्यूटी थी, उसको यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे और कब से कब तक आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन किया है, ये लिख देंगे। पेड ऑन मतलब वहाँ पे आपको सैलरी क्या मिल रही थी, वो लिख देना है और आपने किस लिए छोड़ा था, वो अपना जो कंपनी थी, वो आपने किस वजह से छोड़ा था, वो भी लिख सकते हैं या आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपके बॉडी में जहाँ भी हैं, उसको 2 मार्क्स एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए, वो दिखाना पड़ता है। और नेम एंड एड्रेस ऑफ द टू नो रेफरेंसेस, मतलब आप किसी 2 को जानते हो, तो उनका आप रेफरेंस यहाँ पे दे देंगे। और सबसे बड़ी बात, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड टिक मार्क, मतलब आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हैं, उसको आप टिक मार्क करेंगे। एज प्रूफ के लिए आपका हाई स्कूल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ठीक है? मतलब हाई स्कूल, इंटर, डिप्लोमा, फिर अपना कैटेगरी सर्टिफ़िकेट, अगर आप कैटेगरी के हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ठीक है? तो आपको अपनी कैटेगरी वाला सर्टिफ़िकेट यहाँ पे उपलब्ध करवाना होगा। फिर है वर्क एक्सपीरियंस का, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, तो आपको उसका भी सर्टिफ़िकेट, ठीक है? और एनी अदर अगर आपके पास कोई भी और सर्टिफ़िकेट है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट फिल करनी है, प्लेस फिल करना है और अपना सिग्नेचर करके और नाम लिख के आपको वहाँ पे वेन्यू पे लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और फिलअप करके इंटरव्यू के वेन्यू पे जाइए और इंटरव्यू दीजिए और अपना सिलेक्शन। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह से अपडेट्स पाते रहने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।